NCERT क्लास 10 इकोनॉमिक्स हमारा चैप्टर 1 है डेवलपमेंट, और इसमें हम लोग क्लास 2 देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट, ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। एज इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं पर्सनल जो लेवल पे होते हैं वो अलग अलग होते हैं एक इंडिविजुअल के, और वैसे ही अगर हम लोग नेशनल लेवल पे बात करें तो वैसे नेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट की सोच होती है कि एक नेशन कैसे डेवलप करना चाहिए वो भी अलग अलग सोच हो सकती है। It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में विचार होता है तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है कि कैसे एक देश डेवलप कर सकता है। अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट? तो अगर लोगों की अलग अलग सोच है तो क्या सबको इक्वल इंपॉर्टेंस हम दे सकते हैं? इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज़ वन डिसाइड? तो अगर किसी दो विचारधारा में, किसी दो थॉट्स में, आइडियाज़ में अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो हम लोग फिर डिसाइड कैसे करें कि हमें करना क्या है? व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? तो एक फेयर पाथ, एक जस्ट पाथ क्या हो सकता है सबके लिए जब सबके पास कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हों? इज़ देयर अ बेटर ऑप्शन? तो क्या जो व्यूज़ हमारे पास हैं क्या वही व्यूज़ हैं या फिर कोई और भी व्यूज़ हम लोग सोच सकते हैं या कोई और भी बेटर ऑप्शन हम लोग निकाल सकते हैं? वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? जो आइडियाज़ हैं उससे जो बेनिफिट होगा वो किसको होगा? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को होगा या फिर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को होगा? उसका स्कोप क्या है? तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं और भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग सोचते हैं कंट्री या फिर नेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो नेशनल डेवलपमेंट मींस थिंकिंग दीज क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को सोचना, इनके बारे में विचार करना, ये नेशनल डेवलपमेंट होता है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट? तो हम लोग कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ या स्टेट को कंपेयर करते हैं? तो हम लोग देखते हैं। इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स हाउ कम सम कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग? तो हमने देखा है जो कंट्रीज़ होती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं। तो जब अलग अलग विचारधाराएं होती हैं कि एक कंट्री को डेवलप कब कहा जाए, डेवलपमेंट क्या होता है, तो कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि एक कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है या एक कंट्री अभी डेवलपिंग है या एक कंट्री अभी अंडर डेवलप्ड है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो आप NCERT में अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से उसमें कनेक्ट करके बताया गया है। When we compare things, they could have similarities as well as differences। तो जब भी हम लोग कोई भी दो वस्तुओं को कंपेयर करते हैं, थिंग्स को कंपेयर करते हैं, तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है और कुछ डिफरेंसेस होती है। Which aspects do we use to compare them? तो उनकी कौन सी क्वालिटी, कौन से पार्ट, कौन से आइडिया को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्राइटेरियन वी मे यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। तो हम कैसे कंपेयर करें किसी भी दो चीज़ को, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग कुछ क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं। तो हम लोग सबको कंपेयर नहीं करते, जिससे हमें यूज़ है, ठीक है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी के लिए हम लोग उन क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक पर्सन या एक थिंग में बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन हमें जिस चीज़ के लिए कंपेयर करना है हम लोग उसी चीज़ को, उसी क्वालिटी को हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं और मान लीजिए हमें मैथ्स ओलंपियाड के लिए सिलेक्शन करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो अलग अलग क्वालिटी उनके इंग्लिश के रेस्पेक्ट में होगी, साइंस के रेस्पेक्ट में होगी नॉलेज, मैथ्स के रेस्पेक्ट में नॉलेज होगी, हिंदी के रेस्पेक्ट में, SST के रेस्पेक्ट में, IT के रेस्पेक्ट में, ड्राइंग, गेम्स, अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग क्वालिटी सब में होगी। पर हमें अभी मैथ्स ओलंपियाड या फिर कोई साइंस ओलंपियाड या और कुछ ओलंपियाड के लिए हमें चाहिए, तो अगर मैथ्स ओलंपियाड है तो हम लोग उन सब की क्वालिटीज़ में मैथ्स की क्वालिटी को सेलेक्ट करके देखेंगे कि मैथ्स में किसकी नॉलेज कितनी ज़्यादा है और उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब फिर साइंस ओलंपियाड है तो फिर साइंस के रेस्पेक्ट में करेंगे। जो बच्चे साइंस में सेलेक्ट हो गए हो सकते हैं वो मैथ्स में सेलेक्ट ना हो, जो मैथ्स में सेलेक्ट हो गए हो सकता है वो साइंस में सेलेक्ट ना हो, जो मैथ और साइंस में सेलेक्ट होते हैं हो सकता है वो लैंग्वेज में सेलेक्ट ना हो जब लैंग्वेज को ओलंपियाड हो, ठीक है। तो कंपैरिजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किस लिए कंपेयर कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम लोग क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। There can be differences about what an important characteristics that we should form the basis of comparison, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग फिर भी, जैसे ये एक एग्जांपल होगा, जब पर नेशन या जब बहुत बड़ा किसी के लिए हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग कौन सी क्वालिटी लें? वो क्वालिटीज़ इतनी सिंपल नहीं होती है मैथ, साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स की तरह, तो उसके लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ लेनी पड़ती हैं और एक क्वालिटी दूसरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ना। तो इसलिए सबका मिक्सचर हमें लेना पड़ता है, मिक्स गोल्स लेने होते हैं। तो इसमें कन्फ्लिक्ट होता है कि कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चुनने चाहिए जिसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
अगला है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो जो कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में जो क्वालिटी ली गई कि इनकम से डिसाइड हुआ, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि अब और भी क्वालिटीज़ ली गई हैं, क्योंकि इनकम के अलावा भी और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो जनरल एक लिया जाता है वो इनकम लिया जाता है, ठीक है, कि कौन कंट्री का इनकम कितना ज़्यादा है। कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन कंट्रीज़ विद लेस इनकम। जो जिन कंट्रीज़ के हायर इनकम होती है, ज़्यादा इनकम होती है, वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज़ विद लेस इनकम। अब ये किस थिंकिंग पे बेस्ड है, ऐसा क्यों सोचा गया? ऐसा इसलिए सोचा गया क्योंकि अगर ज़्यादा इनकम होगी तो वो ज़्यादा चीज़ें हम लोग खरीद पाएंगे जो एक ह्यूमन बीइंग को नेसेसरी होती है सर्वाइवल के लिए। तो इसे इट इज़ बेस्ड ऑन द थिंकिंग या ऑन द फैक्ट ये कि अगर हम लोग ज़्यादा इनकम लेंगे तो फिर हमारे पास ज़्यादा थिंग्स होंगी, हम लोग ज़्यादा थिंग्स खरीद पाएंगे दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। अगला हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री। तो इनकम ऑफ अ कंट्री क्या होती है? तो इंट्यूटिवली या इंट्यूशन, मतलब जो एक जनरल इंसान सोचता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं सोच के जो एक जनरल आंसर हमें मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग इंट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार ये गलत भी होते हैं, कई बार सही भी होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री? तो जनरली हम लोग सोचे कि इनकम क्या होगी किसी कंट्री की, तो हम लोग बिना डेप्थ में जाके यही सोचेंगे कि एक कंट्री में जो इंसानों से कंट्री बनती है, तो इंसान या फिर ह्यूमन बींग्स कितना कमा रहे हैं, और एक इंसान जितना कमा रहा है और बहुत सारे इंसान है कंट्री में, तो उन सबकी इनकम को जोड़ के और एक एवरेज जैसा निकाल सकते हैं हम लोग, वही हो जाएगा इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो इंट्यूटिवली हम लोग यही समझेंगे कि इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो पहले एवरेज से पहले हम लोग ये सोचेंगे कि जो कंट्री में जितने लोग हैं वो लोग जितना पैसा कमा रहे हैं तो वो कंट्री उतनी अमीर है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ जाएगी कि पॉपुलेशन डिफरेंट होती है, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंट पॉपुलेशंस कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। तो अलग अलग पॉपुलेशंस होती हैं, किन्हीं कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, किन्हीं कंट्री में बहुत कम पॉपुलेशन होती है। तो अगर टोटल करें तो टोटल अलग अलग आएगा। तो फिर कॉन्सेप्ट हम लोग एवरेज का लगा सकते हैं। एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है कि हमें पता है कि टोटल डिवाइडेड बाय जो टोटल हमारे पास डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ह्यूमंस बोल सकते हैं। तो टोटल ह्यूमंस जितने हैं और उन सब की जो इनकम है उसको न्यूमरेटर में रख के उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी, जैसे हम लोग मैथ्स में देखते हैं। तो वो जो एवरेज इनकम होती है इसको हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम क्या होती है? वो होती है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये एवरेज मतलब अब एक इंसान कितना कमा रहा है तो ज़्यादा फेयर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे हमने पूछा कि एक कंट्री अमीर कैसे है, तो जनरली तो यही हम लोग सोचेंगे जितना वो कंट्री कमा रही है, मतलब जितना उनके लोग कमा रहे हैं। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आएगा कि फिर पॉपुलेशन अलग अलग होती है, अब क्या करें? तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, एक पर्सन की कमाई को देख लेंगे तो वो सही रहेगा। तो ये सही है अभी तक कि एवरेज इनकम हम लोग निकाल लेंगे। तो अभी तक हम लोग सिर्फ ये समझ पाए कि एवरेज इनकम निकाल लेंगे, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे एवरेज इनकम कभी कभी बहुत गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो इस एवरेज इनकम को हम लोग पर कैपिटा इनकम, कैपिटल नहीं, यहाँ पर कैपिटा होता है तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, पर कैपिटा इनकम ही बोलते हैं, मतलब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स होते हैं, जो वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स निकालता है, उसके अनुसार जो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, ये स्टैंडर्ड के अनुसार कंट्रीज़ को वो रैंक करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम के अनुसार तो इट इज़ यूज्ड टू क्लासीफाई कंट्रीज। इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 2023 का डेटा एनसीईआरटी में दिया है। तो कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ को हम लोग रिच कंट्रीज़ या अमीर देश बोलते हैं, हाई इनकम कंट्रीज़ बोलते हैं, उनका पर कैपिटा इनकम कितना होता है यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर में कंपैरिजन होता है 63,400 पर एनम। तो अगर कोई कंट्री, मतलब उसके रेसिडेंट्स के बारे में बात हो रही है एवरेज, तो अगर कोई कंट्री यूएस डॉलर 63,400 एक साल में या उससे ज़्यादा कमाता है तो उसको अमीर कंट्री कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग $1 का मान लें, जैसे अभी 2025 चल रहा है तो इसमें लगभग 85-86 के अराउंड है, आप देख सकते हैं। पर 2023 में एक एवरेज हम लोग 80 रुपीज़ ले लेते हैं कि $1 80 रुपीज़ के बराबर है। तो यहाँ पर 80 रुपीज़, तो फिर इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आप देखिएगा अप्रॉक्सीमेटली 50 से 55 लाख। तो अगर कोई कंट्री एक साल में 50 से 55 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है, एवरेज में, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमीर कंट्री, मतलब रिच कंट्रीज़, ठीक है। लो इनकम कंट्रीज़ क्या होती हैं? तो लो इनकम कंट्रीज़ वो होती हैं जो एक साल में $2,400 या उससे कम कमाती है। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे
तो जिनकी पर साल की कमाई लगभग 1,90,000 से 2 लाख, मतलब 2 लाख के आसपास होती है, उसको हम लोग लो इनकम कंट्री कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2025 में कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो आपको ये सब कुछ डेटा याद रखना होगा। अब इंडिया का कितना है, तो इंडिया $10,030 कमाता है पर एनम। एक साल में इंडिया की जो कमाई है वो है 8 लाख से 8.5 लाख रुपए। तो इंडिया आता है कैटेगरी लो मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती है उसमें इंडिया आता है। द रिच कंट्रीज़ एक्सक्लूडिंग कंट्रीज़ ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज़। तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ और कुछ और छोटी छोटी कंट्रीज़ को छोड़ के जो भी हाई इनकम कंट्री होती है उसको जनरली डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया। क्लास नंबर 3 में हम लोग एवरेज इनकम में क्या एक दिक्कत आती है उसको थोड़ा समझेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।